लास्ट टाइम हमने अपना काम बेंजीन के स्ट्रक्चर तक पूरा कर लिया था और अब नेक्स्ट काम है बेंजीन की प्रिपरेशन। स्ट्रक्चर के मुकाबले में ये बेंजीन का छोटा हिस्सा है, एग्जाम के लिहाज से भी और वैसे भी, जिसकी एक सिंपल सी वजह यह है कि अब तक हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जब पढ़ चुके, जो हम अल्केन अल्कीन अल्काइन में, तो उसे हमने एज ए होमोलोगस सीरीज पढ़ा। जब हमने पढ़ा अल्केन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन तो ये नहीं कहा कि सिर्फ ये पढ़ेंगे कि मीथेन कैसे बनेगा, बल्कि हमने कहा सारे अल्केन्स कैसे बनेंगे। तो आपको हम एग्जाम्पल मीथेन और इथेन की कराएंगे, लेकिन पूछ हम प्रोपेन भी सकते हैं, ब्यूटेन भी सकते हैं, और ऐसा ही किया हमने। तो इससे ये हुआ था कि हर रिएक्शन लिखते वक्त हम एक जनरल इक्वेशन लिखते थे और उसकी एग्जाम्पल्स बनाते थे, कहीं दो कहीं ज्यादा, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। यहाँ हमें सहूलत ये है कि हम सिर्फ बेंजीन पढ़ रहे हैं, बेंजीन के खानदान वालों से हमें कोई दिलचस्पी नहीं। सो वी कैटेगोरिकली ओनली प्रिपेयर बेंजीन। तो जब हम सिर्फ बेंजीन बनाएंगे तो हर प्रिपरेशन में एक रिएक्शन लिखेंगे, जनरल रिएक्शन और एग्जाम्पल टाइप नहीं होगी, डायरेक्टली ओनली बेंजीन कैसे बना ये बताएंगे। इसलिए मामला थोड़ा छोटा भी हो जाएगा और आसान भी हो जाएगा। तो लेट्स सी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। अब पहला तरीका है हेक्सेन से बेंजीन बनाना। अब दो बातें नोट करेंगे। हमने एन हेक्सेन लिखा है, इससे पहले भी एक दफा ऐसा आया था तो मैंने कहा था लफ्ज एन का मतलब है नॉर्मल। कॉमन नेमिंग में जब हम नाम लिखते हैं अल्केन्स के और हमें ये बताना हो कि ये स्ट्रेट चेन अल्केन है, तो हम उसके नाम से पहले एन लगा देते हैं। तो अब एन हेक्सेन का मतलब है 6 कार्बन वाला अल्केन जो स्ट्रेट चेन है। IUPAC वाले इस ढकोसले में नहीं पढ़ते थे, उन्होंने कहा आपने सिर्फ हेक्सेन लिखा, इसका मतलब यही है कि वो स्ट्रेट चेन है। अगर उसमें ब्रांच होती तो हम ब्रांच का नाम बताते आपको। तो सिर्फ हेक्सेन IUPAC में है, एन हेक्सेन उसी चीज को कॉमन नेमिंग में कहते हैं। तो अब हमने जानबूझ के ये नाम ऐसे लिखा ताकि ये एन भी जहन में रहे, कभी हम ना लिखें, इम्तिहान वाले लिख दें, आप कंफ्यूज हो जाए। तो सिर्फ हेक्सेन लिखें या एन हेक्सेन लिखें, ये एक ही कंपाउंड का IUPAC और कॉमन नेम है। अच्छा, अब ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये स्ट्रेट चेन हेक्सेन जिससे हम बेंजीन बनाएंगे, ये हमें कॉमनली कहाँ से मिलता है? तो ये हमें मिलता है, अगर हमें याद आए, पेट्रोलियम से। नेचुरल सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने पढ़ा था लिक्विड सोर्स पेट्रोलियम, जो बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है। हम उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके उसमें मौजूद मुख्तलिफ फ्रैक्शंस अलग करते हैं, जिनमें सबसे मशहूर फ्रैक्शन थी गैसोलीन या पेट्रोल। पेट्रोल के बारे में कहा था कि इसमें वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 10 कार्बन हो। इसका मतलब 6 कार्बन वाला भी शामिल होगा पेट्रोल में। दूसरी बात आपको ये भी बताई थी कि पेट्रोल इन ढेर सारे हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है, उसमें स्ट्रेट चेन वाले भी होते हैं और ब्रांच चेन वाले भी होते हैं। ये भी बताया था कि जो स्ट्रेट चेन वाले होते हैं वो विलन होते हैं, उनकी वजह से पेट्रोल में नॉकिंग होती है, वो बुरे कंपाउंड है पेट्रोल के लिहाज से। तो हम दो काम करते हैं, एक उस वक्त बताया था, एक अब बता रहे हैं। उस वक्त कहा था कि हम उन स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को रीफॉर्मिंग के प्रोसेस के जरिए एंटी नॉकिंग एजेंट्स की मदद से स्ट्रेट चेन से ब्रांच चेन बनाते हैं ताकि उन्हें यूजफुल पेट्रोल के तौर पर इस्तेमाल किया जाए।
दूसरा काम ये है कि अगर ऐसा ना करें तो उन्हें अलग कर लीजिए। उनके बॉइलिंग पॉइंट बाकियों के मुकाबले में थोड़े ज्यादा होते हैं तो अलग भी हो जाएंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। तो अब वो जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं जो हमने पेट्रोल से अलग कर लिए कि ये तो नॉकिंग वाले हैं, अब उनका क्या करें? तो लग रहा है बेकार है, हमने कहा नहीं बेकार, उससे बेंजीन बनाएंगे। हेक्सेन से भी बनेगा जो अभी बना के दिखाते हैं, पेंटेन से भी बनेगा, सॉरी पेंटेन से नहीं, हेक्सेन से भी बनेगा, हेप्टेन से भी बनेगा, ऑक्टेन से भी बनेगा, नॉनेन से भी बनेगा, डेकेन से भी बनेगा। तो जब मैं आपको हेक्सेन और हेप्टेन दो से सिखा दूंगा, बुक ने भी दो एग्जाम्पल दिए, तो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि ऑक्टेन से कैसे बनेगा, समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए बुक ने कहा बस दो काफी है। तो पहला काम हेक्सेन, ठीक है, गौर से देखना। हेक्सेन एक 6 कार्बन का ओपन चेन कंपाउंड है और मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, बजाय इसके कि हर एक अलग अलग करके लंबी सी जंजीर बनाता मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट मारा कि 4 दफा CH2 लिखना था सेंटर में, मिलाकर मैंने CH2 टेकन 4 टाइम्स लिख दिया। सो दिस इज स्ट्रेट चेन हेक्सेन। मैं क्या करूंगा, 480 डिग्री से लेकर 550 डिग्री सेंटीग्रेड की हीट, 150 से लेके 300 PSI प्रेशर। ये PSI का मतलब है पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में प्रेशर का यूनिट है। नॉर्मल प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल है। ये केमिस्ट्री वाले यूज करते हैं ATM, और ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में ये है PSI, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। बुक ने यहाँ पर उसी यूनिट में वैल्यू दी है इसलिए हमने भी लिख दी, मगर ये बात तय है कि इन वैल्यूज की कोई खास अहमियत नहीं है, जिसका मतलब है कि कोट तो मैंने कर दी क्योंकि मुझे भी याद थी, आपको भी हो जाए आप भी कर दीजिएगा, वरना यहाँ हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लिखा जा सकता है। तो खामखाई में वैल्यूज याद करने में ऐसा ना हो इक्वेशन ही गलत कर दें। तो यहाँ मैंने आपसे शुरू में ही कहा था बहुत कम 2-3 रिएक्शन ऐसे आएंगे जहाँ टेम्परेचर इतना क्रिटिकल है कि उसे हर हाल में कोट करना है। इत्तेफाक से अभी तक नहीं आया ऐसे रिएक्शन, जब आएंगे तो बताऊंगा। उसका मतलब है अभी तक हर रिएक्शन में आप टेम्परेचर की वैल्यू इत्तेफाक से आपके जहन में याद है, अच्छी बात है, लिख दें, वरना हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर बहुत अच्छा जुमला है, ठीक है। तीसरी चीज यहाँ चाहिए कैटेलिस्ट, वो हमें प्रॉपर मेंशन करना होता है। तो कैटेलिस्ट का ऑप्शन है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। दूसरा ऑप्शन है, यानी इसके अलावा भी आप ले सकते हैं, और वो है क्रोमियम या मॉलीब्डिनम ऑक्साइड। दो मेटल है, ट्रांजिशन मेटल है, एक मॉलीब्डिनम कहलाता है, एक क्रोमियम, पीरियोडिक टेबल में दोनों ऊपर नीचे हैं। उनका ऑक्साइड भी यूज हो सकता है, जैसे बुक ने वेनेडियम का ही कोट किया है तो मैंने भी वही कर दिया और ऑप्शन भी बता दिए। तो बेहतर ये है कि वेनेडियम ही लिख दें, जान छूट जाएगी। अब ये सब कंडीशंस हो गई, होगा क्या जब आप हेक्सेन को इतने प्रेशर और इतने टेम्परेचर पर इस कैटलिस्ट की मौजूदगी में गर्म करते हैं तो वो बना लेता है बेंजीन, और उसमें से 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाते हैं। अब जाहिर सी बात है हमें यहां दो परेशानियां लाहक हो गई। एक परेशानी ये हो गई कि ये कैसा जादू है जिसमें ये वाला कंपाउंड इस डिजाइन में चेंज हो गया। तो अब पहली बात तो ये है कि बावजूद इसके कि हमने बेंजीन का पूरा स्ट्रक्चर डिटरमाइन किया, हम नॉमेनक्लेचर भी पढ़ चुके, बार बार ये बता चुके कि साइक्लिक कंपाउंड्स में खास तौर पर हम प्रॉपर फॉर्मूला एटम्स के साथ लिखने के बजाय शॉर्टकट में ये लाइन मॉडल में फॉर्मूला लिखते हैं। इसके बावजूद चूंकि अभी शुरुआत है तो जब भी ये लाइन मॉडल लिखा जाता है एक लम्हे के लिए कंफ्यूजन होती है ये क्या बन गया। इसलिए जरूरी है कि शुरू की तमाम इक्वेशंस में हम आपको प्रॉपर फॉर्मूले से भी इक्वेशन समझाएं ताकि आपको ये लगे अच्छा ये हुआ। लेकिन इम्तिहान वालों ने चूंकि हमें ये सहूलत दी हुई है कि आप इस तरह से शॉर्टकट में स्ट्रक्चर लिखें
तो जब बात समझ में आ जाए डिटेल इक्वेशन से तो लिखिएगा इसी तरह, क्योंकि ये इक्वेशन का नंबर एक ही है, बस एक नंबर का। अब आप इसमें पूरी तफसील से स्ट्रक्चर बनाकर सफा भर दें अपना पूरा, तो वो 1.5 तो क्या 1.25 नंबर भी नहीं देंगे एक ही नंबर। तो इसलिए अपने समझने के लिए जरूर समझ लें, लेकिन लिखें फिर इसी तरह, टाइम बचाएं। तो अब मैं समझाता हूँ आखिर इसमें हुआ क्या है, कि कहाँ ये कहाँ वो क्या बन गया ये एकदम। आइए पहले बताते हैं, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स dehydrogenation, cyclization, isomerization। तीन प्रोसेस इस एक इक्वेशन के दौरान हुए हैं। डिहाइड्रोजनेशन, इसका मतलब है हाइड्रोजन का रिमूव होना। वो तो साफ दिख रहा है कि आपने हेक्सेन में से एक नहीं, दो नहीं, 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल रिमूव किए हैं। दैट्स व्हाई द प्रोसेस इज डिहाइड्रोजनेशन। साइक्लाइजेशन, साइक्लाइजेशन क्या मतलब है, किसी ओपन चेन कंपाउंड का किसी साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट होना। तो इस प्रोसेस में एक ओपन चेन हेक्सेन ने अपने आप को साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट किया है, इसलिए साइक्लाइजेशन भी है। तीसरी और आखिरी चीज है आइसोमेराइजेशन। इसका मतलब है कन्वर्जन ऑफ वन आइसोमर टू अदर आइसोमर। ये हमें नजर नहीं आ रही इक्वेशन, क्योंकि ये हमने लिखी नहीं। ये बैकग्राउंड में होने वाली कहानी है। स्टेज ड्रामा होता है तो पर्दे के पीछे क्या हो रहा है वो तो नहीं नजर आता, सिर्फ एक्टर नजर आ रहे होते हैं। तो ये बिहाइंड द सीन हुआ है, और ये क्या हुआ है तो आपको पूछना चाहिए। आप तो तब पूछेंगे जब आपकी समझ में आएगा। जब तक आपकी समझ में आएगा साल खत्म हो चुका हो। स्लो 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 समझ में आ रहा। आइए मैं इसकी तफसील बताता हूँ और फिर देखता हूँ क्या आप मुझसे पूछ पाएंगे कि आइसोमेराइजेशन क्या हो, कहाँ हो रही है। तब मजा आएगा, वरना मैं अपनी तकरीर कर दूंगा किसका खत्म और क्या होगा। आइए पहले तफसीलात देखते हैं। इस प्रोसेस में पहले क्या हुआ, ये जो हमने प्रेशर दिया ना, इससे हमने कोशिश ये की कि जो सीधा हेक्सेन था इसको टेढ़ा मेढ़ा कर दें। याद रहे, जहां दो एटम्स के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, वहां वो एटम अपने बॉन्ड पर घूम जाते हैं। दे कैन रोटेट थ्रू देयर बॉन्ड एक्सिस। जहां दो एटम्स के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, वो नहीं घूम सकते। तो सिंगल बॉन्ड वाला हर ओरिएंटेशन, हर अंदाज से घूम सकता है। तो अब ये स्ट्रेट वाला हेक्सेन आप जिस तरह चाहें टेढ़ा मेढ़ा करके उसका डिजाइन बना लें। तो हमने कहा जब आप इतना ज्यादा प्रेशर देते हैं तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि हेक्सेन का मॉलिक्यूल चुरमुर होकर, टेढ़ा मेढ़ा होकर इस अंदाज में आ जाता है कि उसका पहला और आखिरी कार्बन एक दूसरे के सामने आ जाए। अगर ऐसा होगा तो फिर ये जो आपने कंडीशंस दी है ना, ये कंडीशंस किसी भी हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन निकालने के लिए। तो पहला मरहला होगा, एक हाइड्रोजन इसमें से निकलेगा, एक हाइड्रोजन इसमें से, ये भी CH2 हो जाएगा, ये भी CH2, और दोनों आपस में जुड़कर साइक्लोहेक्सेन बना लेंगे। तो इसका मतलब है अंडर दीज कंडीशंस, ये मैं दोबारा नहीं लिख रहा, मैंने इसलिए ऐसे बना दिया, दिस हैपेंस। दोनों कोने वाले कार्बन जिनमें 3-3 हाइड्रोजन लगे हुए थे, अपना एक एक हाइड्रोजन लूज करके साइक्लिक फॉर्म अपनाएंगे, और ये हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल की सूरत में अलग हो गया। तो अभी 4 में से सिर्फ एक अलग हुआ है। तो एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, डिहाइड्रोजनेशन, और ये ओपन चेन एन हेक्सेन साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो गया। दिस इज फर्स्ट स्टेप। अब चूंकि स्टिल हम यही प्रेशर, टेम्परेचर और कैटलिस्ट रखे हुए हैं, तो जो साइक्लोहेक्सेन बनेगा बस नहीं होगी वहां, उसमें से मजीद हाइड्रोजन निकलेंगे, और अब हर कार्बन से एक हाइड्रोजन मजीद निकलेगा। तमाम CH2 जो है वो CH हो जाएंगे।
जब हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन और निकल जाएगा तो हर कार्बन को अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए एक एक पाई बॉन्ड बनाना पड़ेगा और तमाम कार्बन CH2 से हो जाएंगे CH और सबके सब एक तरफ से सिंगल और एक तरफ से डबल बॉन्ड बनाएंगे और ये बन जाएगा बेंजीन। ये हुआ है वो काम जो मैंने एक ही स्टेप में लिख दिया। अब फिर आपका दिल कहेगा, आपके 2 स्टेप्स लिखने से भी मुझे ये तो नजर आया कि साइक्लाइजेशन हो रही है, ये भी नजर आया कि दोनों ही स्टेप्स में डिहाइड्रोजनेशन हो रही है। एक दफा एक हाइड्रोजन निकला, एक दफा 3 निकले। सर ये आइसोमेराइजेशन कहाँ हो रही है? अगर आपको अब तक नहीं समझ में आया तो मैं ये मिटा दूंगा, समझ नहीं हो रही, क्योंकि ये तो हमने लिखी इसीलिए है कि कहीं आप ना पूछ लें हमसे, वो आप पूछ ही नहीं रहे तो फिर हमें क्या जरूरत लिखने की? नहीं मैं आप नहीं बता रहे, बस समझ के लिए समझ होना जरूरी। वो मिलनी नहीं, दुकान पे बंद हो गई दुकान। प्रोसेस है जो मैंने कंडीशंस लगाई वो है हाइड्रोजन रिमूव होना, बस। अंडर दीज कंडीशन व्हेनेवर यू हीट सम हाइड्रोकार्बन इट विल एलिमिनेट हाइड्रोजन। द क्वेश्चन इज, क्या हमने इस हेक्सेन के कान में कहा था तुम्हें बेंजीन बनाना है? तो जब उससे सिर्फ एक आता है हाइड्रोजन निकालो, तो फिर वो किसी भी तरीके से निकाल सकता है। जरूरी है ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आए। आपने 3 हाइड्रोजन निकाले ना, तो 3 डबल बॉन्ड आने चाहिए, किसी भी पोजीशन पे आ जाते हैं। 3 कंसेक्यूटिव कार्बन पे आ जाते हैं, क्यों नहीं आए? हिसाब लगाइए, अगर 3 कंसेक्यूटिव कार्बन पे डबल बॉन्ड निकाल दें तो भी फॉर्मूला C6H6 ही बनेगा, वो बेंजीन का आइसोमर होगा। वो क्यों नहीं बना? आपने फर्स्ट कार्बन को लास्ट कार्बन से जोड़ा, आपने कहा ये स्ट्रक्चर प्रेशर देंगे तो चुरमुर हो जाता है, तो चुरमुर होकर ये फर्स्ट वाला फिफ्थ से मिल जाता तो भी तो साइक्लिक कंपाउंड बनता, 5 कोनों वाला बनता, साइक्लोपेंटेन, और छठा बाहर होता। वो क्यों नहीं बना? तो आंसर ये है कि अगर आप सोचने बैठेंगे तो इस प्रोसेस से बहुत सारे कंपाउंड बन सकते हैं, जिनमें आप 4 हाइड्रोजन निकालिए तो बहुत सारे स्ट्रक्चर के कंपाउंड्स बन सकते हैं जो सबके सब बेंजीन के आइसोमर होंगे, मगर उनमें से कोई भी एरोमेटिक नहीं होगा, वो सब आर्म से कंपाउंड होंगे, और आर्म से कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड हो तो दे आर एक्सट्रीमली अनस्टेबल। तो हमारा पॉइंट यहां पर ये है कि यहां जो जो कंपाउंड आप सोच सकते हैं सब बनते हैं, सिर्फ बेंजीन नहीं बनता, सारे आइसोमर बेंजीन के बनते हैं। और फिर क्या होता है, बेंजीन के अलावा बाकी जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो सारे के सारे अनस्टेबल हैं, वो अपने आप को स्टेबल बेंजीन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब मैं सारे के सारे इक्वेशन लिखूं तो फिर तो आप पागल हो जाए, बोले एक रिएक्शन में कितने रिएक्शन लिख दिया आपने। तो इसलिए हमने सिर्फ ये जुमला लिखा कि ये जहन में रहे, ये एक रैंडम प्रोसेस है जिसमें हर पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकता है, लेकिन सारे प्रोडक्ट बेंजीन के अलावा जो है वो नॉन एरोमेटिक हैं और वो अनस्टेबल हैं, वो बनते हैं और खत्म हो जाते हैं। किस चीज में कन्वर्ट होते हैं? सबके सब आखिर में बेंजीन बना लेते हैं। दैट्स व्हाई बैकग्राउंड में हो रहा है वो काम, हम शो नहीं कर रहे, लेकिन अल्टीमेटली सबसे बेंजीन बनता है। तो अब इक्वेशन ऐसे लिखें या आप 2 स्टेप में ऐसे लिखें, कोई एक सेट लिखना है आपने, ये आपके ऊपर है। चूंकि नंबर सिर्फ एक ही मिलेगा, इसलिए मैंने कहा बेशक आपने इसे लिख लिया, सुन लिया, सब कुछ हो गया, मुनासिब ये है कि इक्वेशन को ऐसे लिखा जाए। ठीक हो गई बात? अब जो बात मैंने अभी अभी कही कि बहुत सारे और भी कंपाउंड बन सकते हैं लेकिन बना सिर्फ बेंजीन, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड आइसोमेराइजेशन। इस बात को मैं मजीद समझाऊंगा, और इसके लिए सबसे अच्छी एग्जांपल है इसके बाद वाला कंपाउंड। भाई 6 कार्बन वाला हेक्सेन था ना, तो आपका दिल मान ही नहीं रहा था कि कोई और चीज बनेगी, आपका दिल तो कह रहा है 6 कार्बन तो साइक्लोहेक्सेन बनेगा। अच्छा ठीक हो गई बात। अब 7 कार्बन से बेंजीन बना दूं तब तो चमत्कार है ना, तो 7 से बेंजीन कैसे बन जाएगा?
तब तो आपका दिल कहेगा साइक्लाइजेशन से क्या बनना चाहिए, साइक्लोहेप्टेन, ऐसे ही होना चाहिए ना। नहीं बनाऊंगा मैं, जबरदस्ती साइक्लोहेक्सेन बनाऊंगा, तब आप क्या बोलेंगे, यही मैं कहना चाह रहा हूं। यहां पर भी साइक्लोपेंटेन भी बन सकता है, नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया, साइक्लोपेंटेन से कोई एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा नहीं, साइक्लोहेप्टेन से कोई एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा नहीं, एरोमेटिक हमेशा 6 कार्बन से बनता है। तो अब मैं 7 कार्बन से भी अगर हेक्सेन बनवाऊंगा तो इसका मतलब है मैं जबरदस्ती बनवा रहा हूं, क्यों, जो भी बाकी कंपाउंड बनेंगे वो सब अनस्टेबल है, सब अपने आप को बेंजीन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि बेंजीन इज दी ओनली स्टेबल प्रोडक्ट। तो आइए देखते हैं, ये एक हो गया। अब आपकी मर्जी है इसको भी लिखें या सिर्फ वो लिखें। अब दूसरा है एन हेप्टेन। अब एन हेप्टेन से मैं बेंजीन कैसे बना सकता हूं, उसमें तो 7 कार्बन है। अब हम बात की इस तरह करते हैं, अब हम आपसे कह रहे हैं कि 7 कार्बन वाला कंपाउंड जब हाई प्रेशर पर हीट किया जाएगा इन दी प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करेगा, 480 डिग्री सेंटीग्रेड टू 550 डिग्री सेंटीग्रेड, 150 to 300 psi and vanadium pentaoxide is catalyst। अब हम क्या कह रहे हैं कि बेंजीन इस साइक्लोहेप्टेन एन हेप्टेन का पहला कार्बन है अपने छठे कार्बन के साथ मिलकर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा और 7वां कार्बन रिंग के बाहर ब्रांच के तौर पर लगेगा, यानी ये बनेगा। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब इस इक्वेशन को लिखते ही फौरन हर बच्चे के जहन में सवाल आएगा कि सर पहले वाले ने आखिरी वाले के साथ मिलकर साइक्लोहेप्टेन क्यों नहीं बनाया। तो द आंसर इज बिल्कुल बनाया है, साइक्लोहेप्टेन बना है। साइक्लोहेप्टेन और मिथाइल साइक्लोहेक्सेन एक दूसरे के आइसोमर हैं। चूंकि साइक्लोहेप्टेन में 7 कार्बन वाला रिंग है और 7 कार्बन वाले रिंग से एरोमेटिक कंपाउंड नहीं बन सकता, इसलिए साइक्लोहेप्टेन अनस्टेबल है, वो फौरन अपने आप को मिथाइल साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट करेगा। इसको हमने कहा है आइसोमराइजेशन। एक अनस्टेबल आइसोमर एक स्टेबल आइसोमर में कन्वर्ट हो रहा है। तो सारे पॉसिबल कंपाउंड इस रिएक्शन में बनते हैं, मगर वो सब खत्म होते जाते हैं, सिर्फ वो बचता है जिससे एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा, यानी कि ये वाला। तो फर्स्ट स्टेप मिथाइल साइक्लोहेप्टेन बना, हेक्सेन बना। अब मिथाइल साइक्लोहेक्सेन से फिर उसी तरह हर कार्बन एक एक हाइड्रोजन निकालकर ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड बनाएगा अंडर दी सिमिलर कंडीशन। सारों में से एक एक हाइड्रोजन कम कीजिए, तो ये बन गया मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन इज आल्सो एरोमेटिक। अगर मैं साइक्लोहेप्टेन ही रखता तो उससे बेंजीन नहीं बन सकता था, उससे बनता 135 साइक्लोहेप्टाट्राइन व्हिच इज ए वेरी अनस्टेबल कंपाउंड, फौरन खत्म हो जाता। अलबत्ता अब ये एतराज आप कर सकते हैं, सर बेंजीन तो नहीं बना ना, ये तो मिथाइल बेंजीन बना। बिल्कुल सही, 6 कार्बन वाला हेक्सेन था तो डायरेक्ट बेंजीन बन गया था, 7 कार्बन वाला हेप्टेन है तो उससे मिथाइल बेंजीन बन गया है। तो अब अगर मैं 8 कार्बन वाला ऑक्टेन यूज करूंगा तो क्या बनना चाहिए, इथाइल बेंजीन। उसमें क्या होगा कि पहला और छठा कार्बन मिलकर रिंग बनाएगा, 2 कार्बन बाहर चले जाएंगे तो 2 कार्बन इथाइल हो जाते हैं। इसका मतलब है स्टार्टिंग कंपाउंड में कितने कार्बन है उससे ये फैसला होगा कि डायरेक्ट बेंजीन बनना है या फिर बेंजीन के साथ कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा। 7 कार्बन है तो मिथाइल बेंजीन,
8 कार्बन है तो इथाइल बेंजीन, 9 कार्बन है तो प्रोपाइल बेंजीन, इस तरह चलेगा सिलसिला। लेकिन चूंकि मैंने तो कह दिया था बेंजीन ही बनाऊंगा, तो बेंजीन तो बनना चाहिए, तो हमने कहा एक स्टेप और होगा, बिल्कुल मिथाइल बेंजीन बन गया। अब हम इस मिथाइल बेंजीन का मिथाइल हटवाएंगे ताकि इसे भी बेंजीन बनाए, तो एक रिएक्शन और करना पड़ेगा, और वो रिएक्शन क्या है? ये रहा मिथाइल बेंजीन, इसका रिएक्शन हम करवाएंगे हाइड्रोजन से निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में, और थोड़ा सा हीट करेंगे। तो हाइड्रोजन में H2 में से एक हाइड्रोजन CH3 के साथ मिलकर बनाएगा CH4, और दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन से लग जाएगा तो इसे बना देगा बेंजीन। तो 3 रिएक्शंस करने पड़ रहे हैं। अब ये 2 रिएक्शंस हुए जो असल में एक है। हमने हेक्सेन से बेंजीन बनाया, हेप्टेन से बेंजीन बनाया, एक में 2 स्टेप्स बने, एक में 3 स्टेप्स बने, लेकिन ये दोनों एक ही अंदाज के रिएक्शन थे, हमने 2 अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ किए। बहरहाल आएंगे जब भी और आते हैं जब भी एक एक नंबर के होते हैं, इसमें और कोई डिटेल नहीं बतानी। अब जो बाकी के 4 रिएक्शन है वो बहुत ही, जी बेटा बिल्कुल बना सकते हैं। आप अगर चाहें इसको एक नहीं 2 दिखाने जरूरी होंगे। पहले आप दिखाएंगे इस तरह, ऐसे दिखा देंगे, यानी फर्स्ट और सेकंड स्टेप मिला दिया और आपने बताया कि हेप्टेन से मिथाइल बेंजीन बन गया। अब मिथाइल बेंजीन से बेंजीन बनाना, चूंकि ये डिफरेंट अंदाज था, इसमें कैटलिस्ट डिफरेंट होता है, इसलिए ये अलग से दिखाएंगे कि अब ये मिथाइल बेंजीन हाइड्रोजन से मिला इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, और इसने बनाया मीथेन एंड प्योर बेंजीन। दिस इज सेकेंड ऑप्शन। तो हेक्सेन वाला एक स्टेप में लिख सकते हैं, ये 2 स्टेप में लिख सकते हैं। डिटेल वाला भी हमने एहतियातन लिखा दिया है, लेकिन मैं भी यही कहूंगा कि आप इस तरह लिखें, क्योंकि ये लिखते वक्त बच्चे को जरा होता है ये डिजाइन कैसे बन गया, इसलिए समझाना जरूरी है। और जब हम बेंजीन से रेलेवेंट कुछ और रिएक्शंस पढ़ लेंगे तो फिर हमको भी इतनी आदत हो जाएगी कि फिर हर दफा ऐसे बताना जरूरी नहीं होगा, फिर सिंबल से ही रिएक्शन लिखा जा सकता है। अब तीसरे नंबर पे जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही आसान है 2 बातों की वजह से। एक बात ये कि वो हमारी पढ़ी हुई है तो हम दोबारा पढ़ेंगे, और दूसरी बात ये है कि उसमें रिएक्शन में इक्वेशन ही नहीं है। यहाँ इक्वेशन का जुम्मा बड़ा लग गया था, वहां है ही नहीं, तो ये कैसी बात। ये है रिएक्शन बेंजीन बनाने का फ्रॉम कोल। जब आप पढ़ रहे थे टॉपिक नेचुरल सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इसका तस्करा आया था कि कोल, जिसको कहते थे बाइटुमिनस कोल, उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो 3 चीजें मिलती थी। उसमें एक विस्कस लिक्विड था जिसका नाम था कोल तार,
फिर कोल तार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते थे तो उससे हमें बहुत से कंपाउंड के साथ साथ बेंजीन मिलता था। उस वक्त मैंने आपसे कहा था कि ये कोई केमिकल प्रिपरेशन नहीं है, बल्कि कोल एक मिक्सचर है जिसमें बहुत सारे कंपाउंड्स के साथ बेंजीन भी कुदरती तौर पर पहले से मौजूद है। हम उस कोल में से बेंजीन को अलहदा करते हैं। तो हम बेंजीन बनाते नहीं हैं, बल्कि बने बनाए बेंजीन को मिक्सचर में से सेपरेट करते हैं, और उस सेपरेट करने में दो प्रोसेस लगाते हैं, एक डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो चूंकि ये फिजिकल सेपरेशन है तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं है। अलबत्ता हम इसकी समरी लिखते वक्त उसे इक्वेशन के स्टाइल बना के लिख देते हैं। तो वो किस तरह लिखा जाता है कि आपके पास बाइटुमिनस कोल होता है, हम उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, उससे हमें मिलता है कोलतार। कोलतार की हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, तो हमें मिलता है बेंजीन। और एक छोटा सा हिसाब किताब और इसमें लिखें, इफ यू हैव 1000 kg बाइटुमिनस कोल तो उसका 5% कोलतार बनता है, यानी 50 kg, और 50 kg कोलतार में से 0.5 से 1 kg बेंजीन बनता है। इसका मतलब है कोल के 1000 kg में ऑन एवरेज हाफ से 1 kg बेंजीन होता है। तो अब इम्तिहान वाले अगर ये कभी इसके बारे में पूछते हैं तो चूंकि इसमें इक्वेशन तो है नहीं, तो ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि कोल तार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कौन सा कंपाउंड हासिल होता है। 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें जो बेंजीन है उस पर्टिकुलर है, या ये फिगर्स देते हैं कि इफ यू हैव 50 kg कोल तार हाउ मच बेंजीन यू कैन सेपरेट। तो ये फिगर्स हमें याद है। तो ये अब हो गए 6 में से 3 तरीके। अब बाकी के 3 तरीकों के साथ इसे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टाइम।